हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। एनटीपीसी के लिए जो आपकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, जिसमें अब तक आपके 25 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। ये आपका 26वां प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 26। देखिए क्वेश्चन पहला क्या दिया है। क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। देखिए पानीपत की जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो 3 लड़ाई हुई है। ठीक है, 3 लड़ाइयों के बारे में पूछ लिया जाता है, डेट पूछ ली जाती है कभी कभी, कभी कभी किन किन के बीच हुई है और वो पूछ लिया जाता है। तो तीनों लड़ाइयों के बारे में आप नोट कर लीजिए। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, किस किसके बीच में हुई थी। तो ये कब हुई थी, पहले तो ये नोट करिए, 1526 में हुई थी। किस किसके बीच में हुई थी, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी कौन था, लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी, इसमें विजयी कौन रहा था, तो बाबर इसमें जीता था। ठीक है, द्वितीय लड़ाई की बात करें हम, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, तो द्वितीय लड़ाई हुई थी 1556 में। किसके बीच हुई थी, अकबर वर्सेज हेमू विक्रमादित्य। ठीक है, अकबर वर्सेज हेमू, इसमें कौन विजयी रहा था, इसमें अकबर विजयी रहा था। इस लड़ाई में क्या था, अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खान इसका संरक्षक था। बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने लड़ाई लड़ी थी। तीसरा देखिए, और पानीपत की तृतीय लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, तो ये हुई थी 1761 में। और किस किस के बीच हुई थी, मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और इसमें विजयी कौन आता है, इसमें विजयी रहा था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, 3 लड़ाइयाँ हुई थी आपकी पानीपत में। फिलहाल पूछा क्या आपसे, तीसरी लड़ाई के बारे में पूछा है, तो कब हुई थी, तो 1761 में हुई थी। किसके बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। ठीक है, 1556 में दूसरी हुई थी और 1526 में पहली हुई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी थी। देखिए गुणा करना था 5/3 से, लेकिन कितने से कर दिया, 3/5 से कर दिया। परसेंटेज त्रुटि चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस गुणा करते हैं। 5 25, 3 दिया 9, यानी 25 की जगह पे कितने से गुणा कर दिया, 9 से गुणा कर दिया। कितनी कमी आई, तो 25 में 9 उठाएंगे कितना आएगा, 16। 16 कमी कितने पे, 25 पे, कितना परसेंट हो गया, गुणा कर दीजिए 100 का। 25 से कटेगा 4 बार, 4 इंटू 16 कितना जाएगा, 64%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, लंबाई का संबंध मीटर से है तो शक्ति का संबंध किससे होगा। देखिए लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, तो शक्ति का मात्रा क्या होता है, कैलोरी, डिग्री, वाट या फिर किलोग्राम। तो शक्ति का मात्रा होता है वाट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, SHOW का संबंध इससे है तो FOUL का संबंध किससे होगा। देखिए क्या संबंध बना है इसमें, जो जो अक्षर आपका पहले स्थान पर था वो अंत में चला गया, जो सेकंड स्थान पर था वो अंत से सेकंड स्थान पर चला गया। अब इसको चेक करिए, जो स्थान अंक पहले स्थान पर है वो अंत में आना चाहिए F, जो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, जो सेकंड वाला था वो सेकंड स्थान पर आना चाहिए अंत से, जो कि आपका यहाँ पे दे भी रखा है। ठीक है, यही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर, बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कुत्ता का संबंध डावरमैन से है तो मछली का संबंध किससे होगा। ठीक, डावरमैन क्या है, कुत्ते की एक प्रजाति है, क्या है, कुत्ते की एक कैटेगरी है। और मछली की कैटेगरी का नाम क्या है, तो वो है आपका पूडल, सैल्मन, जर्सी या फिर रैगडॉल। तो मछली प्रजाति क्या है, सैल्मन। ठीक है, मछली प्रजाति का नाम क्या है, सैल्मन मछली की प्रजाति का नाम है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। देखिए 3 व्यक्ति हैं आपके, ए बी और सी, ए बी और सी, इनके आय का अनुपात निकालते हैं पहले। तो देखिए बोला कि जो सी की आय है वो बी की आय के 20%, बी की आय से 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, बी की आय का 20% मतलब कितना होता है, 1/5।
बोला क्या सी की आय है बी की आय से 20% अधिक है, यानी यदि सी की आय 5 है तो जो यदि बी की आय 5 है तो सी की आय कितना अधिक होगी, 1 अधिक, यानी कि सी की आय कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, यदि बी की आय 5 है तो सी की आय कितनी होगी 6, यानी 1 अधिक होगी। ठीक है, 20% का मतलब ये तो हुआ सी की आय अधिक है बी की आय से कितना 20% अधिक है। 20% मतलब 1/5। तो यदि बी की आय 5 है तो सी की आय 1 अधिक होगी, यानी कि 6 होगी। अब देखिए बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। अधिक किसकी है, बी की आय, किससे, ए की आय से। यदि ए की आय 4 है तो बी की आय कितनी अधिक होगी, 1 अधिक होगी। यानी यदि ए की आय 4 है तो बी की आय कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि आपकी पहले से ही 5 निकल के आ गई। ठीक है, इसका मतलब तीनों की आय का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5:6। पूछा क्या है, सी की आय ए की आय से कितना अधिक है, सी की आय कितनी है 6, ए की आय कितनी है 4, कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 2 अधिक है। यानी 4 से 6 कितना अधिक है, 2 अधिक है। किसकी आय से पूछा है, ए की आय से, ए की आय बटे में आ जाएगी, गुणा कर दीजिए 100 का, 2 से 2 बार, 2 से 50 बार, कितना आ जाएगा 50%। सी की जो आय है वो ए की आय से कितना अधिक है, तो 50% अधिक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए सबसे लंबी पूछा जाता है, कभी कभी से पूछा जाता है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी तो आपकी अमेजन है। सबसे बड़ी यानी आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी पूछी है तो सबसे लंबी आती है नील नदी। सबसे लंबी कौन सी आती है, नील नदी सबसे लंबी नदी है। नील नदी के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए आपको पता है कि जो अफ्रीका महाद्वीप का जो देश है एक यहाँ पे, इसमें जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें क्या है, यहाँ पे झील है। क्या है, यहाँ पे झील है। इस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। ठीक है, इस झील से कौन सी नदी निकलती है, इस झील से निकलती है व्हाइट नील। यानी कि इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है व्हाइट नील। ठीक है, एक यहाँ पे देश पड़ता है इथोपिया। ठीक है, एक यहाँ पे देश पड़ता है इथोपिया, उस पर यहाँ पर झील है टाना झील। कौन सी झील है, टाना झील। टाना झील से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्लू नील। ठीक है, ब्लू नील और व्हाइट नील दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं, तो ये मिलती हैं खार्तूम। कहाँ मिलती हैं, ये स्थान कौन सा है, खार्तूम। खार्तूम कहाँ पर है, ये सूडान में। ठीक है, सूडान में है खार्तूम, सूडान की राजधानी है खार्तूम। तो जो नदी विक्टोरिया झील से निकलती है उसका नाम है व्हाइट नील, और जो नदी टाना झील से निकलती है उसका नाम है ब्लू नील। दोनों नदियां मिलकर क्या बनाती हैं, तो ये बनाती हैं आपकी नील नदी। कौन सी बनाती है, नील नदी। तो नील नदी किससे मिलकर बनता है, तो नील नदी बनती है व्हाइट और ब्लू से मिलके बनती है। ठीक है, कहाँ मिलती है, ये खार्तूम जो कि राजधानी है सूडान की, वहाँ जाके ये मिल जाती हैं। और नील नदी आखिर में जाकर कहाँ गिर जाती है, तो यहाँ पड़ता है आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, और नील नदी पर एक बांध भी बना हुआ है यहाँ पर, उस बांध का नाम क्या है, उस बांध का नाम है आशवन बांध, आशवन बांध। ठीक है, अब नील नदी के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। देखिए अभी ये मैंने आपको बताया है इतना, आपसे पूछ सकता है कि जो नील नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो आप कह सकते हो विक्टोरिया झील से निकलती है। यदि आपको और ज़्यादा डीपली पूछे कि नील नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है, व्हाइट और ब्लू। व्हाइट कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया से। ब्लू कहाँ से निकलती है, टाना झील से। ठीक है, दोनों कहाँ मिलते हैं, खार्तूम में। और इस नदी पर कौन सा बांध है, तो आसमान बांध है। कहाँ गिरती है, आगे भूमध्य सागर में गिरती है। एक क्वेश्चन पूछा था कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं मिस्र को। ठीक है, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक, चलिए इसका आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर 1 नील नदी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है। देखिए ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन। तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेटों में बताया है कि जो वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है वो किस तरीके से है। तो नाइट्रोजन है, और फिर ऑक्सीजन आता है, फिर अन्य गैसें आती हैं। नाइट्रोजन कितने परसेंट है,
नाइट्रोजन आपका 78% है और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लिया जाता है कभी कभी, 0.03% है। सबसे ज़्यादा कौन सी है, सबसे ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। 3 पाइप ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी इस भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। सी अकेला उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए 3 पाइप है आपके ABC, ए बी और सी, ठीक है। अब तीनों मिलकर टंकी कितने घंटे बने, 6 घंटे में, फिर 2 घंटे चल रही है, फिर 7 घंटे, तो 7, 6 और 2, एलसीएम कितना हो गया, 42। तो हमने टंकी की क्षमता मान ली कि 42 यूनिट टंकी की क्षमता है, ठीक है। 7 घंटे, 2 घंटे और 6 घंटे का एलसीएम कितना है, 42 आएगा। तो 42 यूनिट हमने टंकी की क्षमता मान ली, जिसमें क्योंकि तीनों लोग पाइप मिलके कितने घंटे में भर रहे हैं, तो 6 घंटे में भर रहे हैं, है ना। तो ये तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना भर रहे होंगे, तो 42/6 यानी कि 7 यूनिट भर रहे होंगे। अब तीनों पाइप चले कितने घंटे, 2 घंटे चले, तो 1 घंटे में 7 यूनिट भर रहे हैं, तो उन्होंने 2 घंटे में कितना भर दिया होगा, 2 गुणा 7 यानी कि 14 यूनिट भर दिया होगा। बचा कितना, अब तो 42 लीटर था, इसमें से 14 लीटर भर दिया, कितना बचा, अब बचा आपका 28 यूनिट, यानी 28 यूनिट अभी भी आपका भरना बाकी है, जिसको किसने भर दिया, ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। तो ए और बी ने 28 यूनिट को कितने घंटे में भर दिया, 7 घंटे में। तो इन्होंने 1 घंटे में कितना भरा होगा, 28/7 यानी कि 1 घंटे में भरा होगा इन्होंने 28/7 यानी कि 4 यूनिट, है ना। 1 घंटे में उन्होंने 4 यूनिट भरा होगा, और तीनों लोग मिलकर 1 घंटे में कितना यूनिट भरे थे, 7 यूनिट भरे थे। इसका मतलब सी अकेला 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, जब ए और बी मिलकर भर रहे हैं 1 घंटे में 4 यूनिट और तीनों मिलकर भर रहे हैं 7 यूनिट, तो सी अकेला कितना भर रहा होगा 1 घंटे में, 7 - 4 यानी कि 3 यूनिट, ठीक है। पूछा आपसे कि सी अकेला कितने घंटे में पूरी टंकी को भर देगा। 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है, तो 42 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा सी को, तो सी को पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 42/3 यानी कि 14 घंटे, ठीक है। यानी 14 घंटे में पूरी टंकी को भर देगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। शब्दकोश के अनुसार लगाना है इनको। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, पी तो सब में कॉमन है, पी के बाद यहाँ पे आई है, यहाँ ई है, यहाँ आई है, यहाँ ओ है और यहाँ आई है। सबसे पहले तो ई आएगा इसमें, ई वाला, ई का मतलब 4 नंबर सबसे पहले आएगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ई के बाद कौन सा आएगा, आई, आई यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। और सबसे अंत में कौन सा आएगा, 5 वाला, जो कि आपको समय 5 दे रखा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे चेक करते हैं कौन सा आएगा, तो पी के बाद में यहाँ पे, सॉरी आई के बाद यहाँ पे सी है, यहाँ टी है और यहाँ एल है। सबसे पहले सी आएगा इनमें, तो 4 के बाद आएगा 1, जो कि आपका इसमें है और इसमें है, इसको हटाइए। फिर टी और एल में पहले कौन आएगा, तीसरा वाला, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। तो सही आंसर क्या बन गया उसका, ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा आपका 1, फिर आएगा आपका 3, फिर आपका 2 और फिर आपका 5, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है, यानी रक्त में आयरन की कमी होती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके, तो निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है, ऑप्शन कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और आयरन। तो मैंने आपको बताया था रक्तहीनता किसकी वजह से होती है, तो आयरन की वजह से ही होती है, ठीक है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से ही होता है, ठीक है। आयरन यानी Fe की कमी से, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। बात हो रही सबसे कठोर की, प्लेटिनम, हीरा, इस्पात और पत्थर। सबसे कठोर इनमें जो पदार्थ है वो कौन सा है, हीरा है, ठीक है। हीरा किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है, ठीक है। कार्बन से मिलकर ही बना होता है हीरा, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। भिन्न 4x² / 5y² के बराबर एक दूसरी भिन्न का हर कितना है, तो इस भिन्न का अंश क्या हो। दूसरी भिन्न का अंश मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो इसका ये जो भिन्न दे रखी है 4x² / 5y²,
ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है m, इसका अंश मान लिया हमने, हर कितना दे रखा है 15x² 4। ठीक है, तो देखिए काटपीट करिए, 5 से कटेगा आपका 3 बार, और 22² से ये 2 बार कट जाएगा, तो कितना बचेगा? m की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 4 × 3 यानी कि 12x² और x² यानी कि x⁴ और y की पावर कितना बचेगा यहाँ पे 2, जो बराबर होगा m के बराबर यानी अंश के बराबर। अंश कितना आ जाएगा आपका 12x⁴ y⁴ 2 यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिंपलीफाई करना था, इसको सॉल्व करना था बस। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो बिजली के बल्ब में ऐसी गैस का प्रयोग होगा जो अक्रिय होगी, जो हवा के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। तो इनमें अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है अक्रिय गैस का, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कौन सी गैस का प्रयोग किया था इसमें? अक्रिय गैस का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, चिल्का झील किस राज्य में है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पे उत्तर प्रदेश? चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, जो कि एक लैगून झील है। क्या है? एक लैगून झील है। ठीक, अच्छा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। नेक्स्ट देखिए, 49⁻15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? देखिए एक चीज यहाँ पर नोट करिए कि यदि a⁻n - b⁻n है, और n क्या है? एक विषम संख्या है। n क्या है? एक विषम संख्या है, तो ये जो संख्या होगी वो किससे विभाजित होगी? a - के b से विभाजित होगी। a - b के से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, यदि a⁻n - b⁻n, जिसमें से n क्या है? एक विषम संख्या है, तो a - b से संख्या क्या होगी? विभाजित होगी। अब देखिए, अब आपको दे रखा है 49⁻15 - के 1। अब एक को हम लिख सकते हैं 1/15, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी हम तुलना इससे करें तो a⁻n - के b⁻n, n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है आपको? 15, जो कि क्या है? विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या है तो किस विभाजित होगी? a - के b से, यानी 49 - के 1, 49 - के 1 यानी कि 48 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। 48 से क्या होगी? विभाजित होगी। अब ऑप्शन में 48 तो दे नहीं रखे, जब 48 से विभाजित है तो 48 के एक फैक्टर यानी 48 के गुणनखंडों से विभाजित होगी, यानी 8 × 6, 8 × 6 से विभाजित होगी, नहीं होगी? ऑप्शन में आपका 8 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये संख्या किससे कट जाएगी? तो ये 8 से कट जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शताब्दी, हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या फिर स्वर्ण जयंती। तो देखिए रजत जयंती कितने में होती है? तो ये आपका 25 साल पर मनाई जाती है। स्वर्ण जयंती 50 पे, हीरक आपका 75 पे, शताब्दी 100 पे, और ये आपका 1000। ठीक है, इनको आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे? सबसे पहले कौन सा आएगा? 3 वाला, रजत जयंती आएगा 3 वाला, जो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 3, 5, 2 और फिर 4 और फिर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, एशेज का संबंध किस खेल से? तो एशेज काफी क्रिकेट की सीरीज होती है, बताइए होगा आपको, जो कि इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया होती है। ठीक है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बीच में खेला जाता है एशेज सीरीज, जो कि आपकी क्रिकेट की सीरीज होती है। नेक्स्ट देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए सार्क के बारे में आपको बता चुका हूँ कई बार, फिर भी नोट कर लीजिए आप। सार्क की फुल फॉर्म नोट करिए पहले तो, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? दक्षेस। क्या बोलते हैं? दक्षेस बोलते हैं इसको। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, काठमांडू नेपाल में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, और मुख्यालय इसका काठमांडू में हो गया। इसमें कितने देश हैं? तो इसमें 8 देश शामिल है, 8 देश इसमें शामिल है, और म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, फिलहाल इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि
3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1 है, तो x का मान क्या होगा? देखिए, इसको हम ले सकते हैं 3 की पावर x प्लस 8, तो और इसको हम ले सकते हैं 3 की पावर 2x प्लस 1। आपको पता है कि घात है, ब्रैकेट के बाद जो घात होती है उसका आपस में गुणा हो जाता है, तो इधर आ जाएगा आपका 3 की पावर x प्लस 8, इधर हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 6x प्लस के 3। ठीक है, अब भी समान है तो इसका मतलब घाते में समान होंगे, तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 8 बराबर 6x प्लस के 3। अब x इधर जाएगा तो 5x बचेगा, 3 इधर आएगा तो 5 बचेगा, x बराबर कितना जाएगा 5/5 यानी कि 1। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। विषम बताना है, इसमें विषम कौन सा होगा? रोग विज्ञान, भूविज्ञान, हृदय विज्ञान और विकिरण चिकित्सा विज्ञान। देखिए ये वाला और ये वाला, ये आपका रोग से संबंधित है, जबकि ये आपका पृथ्वी से संबंधित है। इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। लाल, सफेद, नीला और पीला, तो इसमें भिन्न कौन सा होगा? इसमें विषम हो जाएगा आपका सफेद। देखिए लाल, नीला और पीला ये आपके क्या है? ये आपके इंद्रधनुष के रंग है, इंद्र धनुष के रंग है। ठीक है, बाकी आपका सफेद इंद्रधनुष में नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। सास, पोता, भतीजा, परदादा। भतीजा, परदादा और पोता ये तीनों क्या है? पुल्लिंग है, जबकि सास क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर 1 का भिन्न हो जाएगा इन तीन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि 5x स्क्वायर माइनस के 13x वाई प्लस के 6y स्क्वायर बराबर 0 है, तो x अनुपात बाई किसके बराबर होगा? यानी x और y का अनुपात निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए 5x स्क्वायर माइनस के 13x वाई प्लस के 6y स्क्वायर बराबर 0। इसके टुकड़े करिए पहले। 13x वाई के हम ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका गुणा करने पे इन दोनों गुणनफल के बराबर और जोड़ने पे इनके बराबर मिल जाए, तो इसको मिल सकते हैं 10x वाई माइनस के 3x वाई, गुणा करेंगे तो आपको इन दोनों के बराबर मिल जाएगा और जोड़ने पे इसके बराबर मिल जाएगा इसके 6y स्क्वायर बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका 5x, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3y, यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा आपका 2y बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो x माइनस के 2y, यहाँ बचेगा आपका 5x और यहाँ बचेगा 3y बराबर 0। ठीक है, जब दो संख्या गुणनफल 0 बराबर तो संख्या में जो 0 बराबर होती है, तो x माइनस के 2y बराबर 0 और 5x माइनस के 3y बराबर 0। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए तो x माइनस के 2y बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2y। ठीक है, यहाँ से x अपन y कितना मिल जाएगा आपको? 2/1, यानी कि x और y का रेशियो कितना आ गया? 2:1। अब इसको देखिए, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 5x बराबर 3y हो जाएगा, तो यहाँ से x अपन y कितना मिल जाएगा आपको? 3/5, यानी x और y का रेशियो कितना मिल जाएगा? 3:5। तो आपको दो अनुपात मिल गए x और y के, एक मिल गया 2:1, एक मिल गया 3:5। 2:1 और 3:5। देखिए 2:1 और 3:5 ऑप्शन नंबर 1 में जो कि दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत मैंने आपको बताया हुआ क्या था? वो नाभिकीय संलयन। वही क्या होता है? वही तारों की ऊर्जा का स्रोत भी वही होता है, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो छोटे छोटे अणु मिलके एक बड़ा अणु बनाते हैं। ठीक है, यानी दो छोटे छोटे कण मिलके बड़ा कण बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है? द्रव्यमान की क्षति होती है, और द्रव्यमान की क्षति किसमें चेंज होती है? ऊर्जा में चेंज हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है। नाभिकीय संलयन का आधार एक आपने सुना होगा हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम भी किस पर आधारित होता है? नाइट्रोजन संलयन की प्रक्रिया पर ही आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर कौन आधारित होता है? परमाणु बम। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, प्रोटीन सबसे अधिक किसमें होता है? अरहर, गाजर, गेहूं या फिर सोयाबीन? तो आपको पता ही होगा किसमें अधिक होता है, सोयाबीन में अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अच्छी श्रृंखला को पूरा करेगा? इस सीरीज को आपको पूरा करना है। सबसे पहले आप इसे क्या करते हैं, इसको अक्षरों को गिनते हैं कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। तो आप चाहो तो इसके तीन तीन के टुकड़े बना लीजिए, चाहे आप छह छह के बना लीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। देखिए ए बी सी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी, बी सी ए बी, इस तरीके की एक सीरीज बन जाएगी। ए बी सी, बी सी ए बी, ए बी सी, बी सी ए, सी बी ए बी, बी ए बी सी सी, बी ए बी सी सी, ऑप्शन नंबर 1 में, जो कि मैच भी कर रहा है। ठीक है, तीन तीन के जोड़े बना दिए मैंने, तीन तीन के इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी ने 1 दर्जन साइकिलें 8880 रुपये में खरीदी और प्रति साइकिल 888 रुपये में बेची, तो उसका लाभ कितने % था? देखिए 8880 रुपये में 1 दर्जन साइकिल खरीदी। एक दर्जन में कितनी साइकिल होती है? 12 साइकिल होती है। तो एक साइकिल का मूल्य कितना हो गया? 12 का मूल्य है 8880, तो एक का मूल्य कितना होगा? 8880 बटे में 12, 12 का भाग करेंगे, 12 84, 12 चौक 48, 780 रुपये की एक साइकिल खरीदी। एक साइकिल बेची कितने की है? 888 की। कितने का लाभ हुआ? देखिए खरीदी यानी सीपी था कितना? 740, और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? तो 888। कितने का लाभ हुआ? लाभ हुआ आपका 148 का। अब कितने % का लाभ हुआ? तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ यानी कि 148 बटे में क्रय मूल्य यानी कि 740 गुणा 100। सॉल्व करिए इसको, 0 से 0 खत्म, 74 दूनी 148, 2 × 10 कितना हो जाएगा? 20। यानी कितने % का लाभ हुआ? तो 20% का लाभ हो गया। ठीक है, ओडिसी भारत की किस राज्य का नृत्य है? तो ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का ही है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का ही है। महाराष्ट्र का कौन सा है? लावड़ी, कर्नाटक का यक्षगान, केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों कहाँ गए? केरल के। नेक्स्ट देखिए, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? बात करें मगध साम्राज्य की, इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी राजगृह में। कहाँ बनाई थी? राजगृह में। बाद में कौन आया था? बाद में आया था उदयन, जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान में क्या है? पटना। बिहार का पटना जो है उसका पहला नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र की राजधानी बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका उदयन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नित्या सेन की बहन है, मोगन सेन का पिता है, सलमान राजन का पुत्र है, राजन मोगन का भाई है, तदनुसार नित्या का सलमान से एक संबंध क्या है? कौन सा रिश्ता है? देखिए नित्या क्या है? नित्या सेम की बहन है। ठीक है, नित्या सेम की बहन होगी। मोगन सेम का पिता है। मोगन कौन है? मोगन सेम का पिता है। ठीक है, अब आगे देखिए, सलमान राजन का पुत्र है, राजन मोगन का भाई है। राजन कौन है? राजन मोगन का भाई है। राजन मोगन का भाई है। ठीक है, और सलमान राजन का पुत्र है। सलमान कौन है? सलमान राजन का पुत्र है। तदनुसार नित्या का और सलमान का कौन सा रिश्ता है? देखिए सलमान नित्या को कौन लगे? ये नित्या का भाई है सैम। सैम का पिता कौन है? मोगन, इसका भी पिता होगा क्योंकि बहन भाई है। अब पिता का भाई चाचा हुआ या ताऊ हुआ? चाचा या ताऊ का लड़का कौन कहता है? कौन होता है? चाचा या ताऊ का लड़का कौन होता है? चचेरा भाई होता है, नहीं होता है? तो नित्या का सलमान कौन लगेगा? चचेरा भाई लगेगा। लेकिन नित्या कौन लगेगी? सलमान की चचेरी बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर 3। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था प्रैक्टिस सेट में कि इस तरीके से डायग्राम बना के जब जल का घनत्व बढ़ता है, सॉरी, जब बर्फ को ठंडा किया जाता है या फिर
गर्म किया जाता है तब किस तरीके से उसके घनत्व पर असर पड़ता है, आयतन पर किस तरीके से असर पड़ता है। ठीक है, पानी को गर्म करने पर उसके आयतन पर किस तरीके से असर पड़ता है, तो वो मैंने आपको समझाया भी था डायग्राम में। चलिए नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम का एस कौन सा है, लियोनाइट, फेरस ऑक्साइड, सिल्वराइट या फिर बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम का एस कौन सा है, एल्यूमिनियम का एस का है आपका बॉक्साइट। देखिए सिल्वराइट ऑप्शन में दे रखा है, ये किसका होता है, ये आपका आयरन का होता है। ठीक है, आयरन का एस कौन सा है, तो सिल्वराइट है। ठीक है, यहाँ पे यदि लेमोनाइट होता है, लेमोनाइट, तो लेमोनाइट एस किसका है, वो भी आपका आयरन का ही है। ठीक है, अब बात हो रही है एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के कुछ अयस्कों के नाम और लिख लीजिए। जैसे आपको बॉक्साइट तो हो ही गया, उसके अलावा लिखिए कोरंडम, कोरंडम एस किसका है, तो एल्यूमिनियम का ही है। इसके अलावा क्रायोलाइट और आपका लिखिए डाइस्पोर। ठीक है, ये एस हैं, ये आपके एल्यूमिनियम के एस के। चलिए नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान के पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है, मरियम नवाज, महमूद मुफ्ती, मलाला यूसुफजई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनती है, वो बनी आपकी मरियम नवाज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दीपा ने एक कारोबार 60,000 पूंजी से आरंभ किया। 3 महीने बाद रोजी 1 लाख रुपए की पूंजी लगाकर दीपा की भागीदार बन गई। अगले 3 महीने बाद ज्योति भी 1,20,000 की पूंजी लगाकर उसके व्यापार में भागीदार बनी। अंत में यदि 78,000 रुपये का लाभ हुआ तो ज्योति और रोजी के लाभों में कितना अंतर है। तो पहले क्या होगा, इनका जो लाभ बढ़ता है वो क्या होता है, वो जिस अनुपात में ये लोग लगाते हैं रुपए, उसी अनुपात में इनका लाभ बढ़ता है। पहले तो देखते हैं कि इन्होंने किस किस अनुपात में लगाया है। एक आपकी दीपा है, एक आपकी रोजी है और एक है आपकी ज्योति। ठीक है, कौन है, ज्योति। उन्होंने किस किस अनुपात में लगाया है, तो इनका अनुपात निकालेंगे। इनका अनुपात कैसे निकलेगा, तो इन्होंने दीपा ने 60,000 रुपये लगाए। कितने लगाए, 60,000 रुपये। कितने महीने के लगाए, पूरी साल लगाए, 12 से गुणा कर देंगे। अब रोजी ने कितने लगाए, रोजी ने लगाए 1 लाख रुपये। ठीक है, कितने महीने के लगाए, तो देखिए रोजी दीपा के 3 महीने बाद आई, इसका मतलब 9 महीने लगाए होंगे इसने। आप देखिए, जो दीपा आई है वो अगले 3 महीने के बाद, यानी कि रोजी की भी 3 महीने के बाद आई है, यानी इसने 6 महीने के रुपए लगाए होंगे। कितने लगाए, 1,20,000 रुपये। कितने महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए। बस घर पर निकाल लिए, उन पर निकालते हैं इनका। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 4 जीरो ये भी खत्म। ठीक है, और देखिए 3 से कटेगा आपका 2 बार, 3 से काटिए 3 बार, 3 से कटेगा आपका ये 2 बार। ठीक है, 2 से 2 खत्म, 2 से 5 बार जाएगा, 2 से 2 खत्म, यहाँ कितना बचेगा 12, यहाँ बचेगा 15 और यहाँ बचेगा आपका 12। ठीक है, यानी ये अनुपात निकल के आ गया। अच्छा अभी तो और कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट लीजिए, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, यानी कि 4:5, 5:4, ये अनुपात निकल के आ गया। यानी इनका जो अनुपातिक योग है वो कितना है, 4, 5, 9, 4, 13। 13 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो कुल लाभ कितना है, 78,000। ठीक है, 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 78,000। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 78,000 बटे में 13, यानी कि 13×78 यानी कि 6,000। ठीक है, पूछा क्या था, पूछा था आपसे ज्योति और रोजी के लाभों में अंतर। ज्योति और रोजी के लाभों में अंतर कितना है, 5 और 4 का अंतर कितना है, 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6,000। इसका मतलब यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया था, उसके अलावा एक प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये वाला नारा दिया था। और दूसरा नारा क्या दिया था, दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो
सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन इन्होंने किया था। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्होंने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में। ठीक है। और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी किन्होंने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी किन्होंने की थी? तो इन्होंने ही की थी। ठीक, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? नेताजी की उपाधि किसने दी थी? नेक्स्ट देखिए ये सीरीज दे रखी है, इसको पूरा करना है। बी के बाद में जे, यानी कि बी से जे कितना देगा? तो बी का नंबर होता है 2 और जे का नंबर होता है 10। कितना देखे? तो 8 देखे। जे से आर कितना देखे? तो यहाँ पे भी 8 देखे। आर की संख्या कितनी आएगी? 8 अधिक आएगी। आर का नंबर होता है 18 है। 18 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 26। तो शुरुआत किससे होगी? तो जेड से शुरुआत होगी, जो कि आपके एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी आपको सीरीज को पूरा करना है। जे है, के है, एल है, एम है, आगे कितना आएगा? एन। क्योंकि जे, के, एल, एम, एन, आगे कितना आएगा? एन आएगा, जो कि आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3.5 मीटर हो तो इसका आयतन कितना होगा? तो पता है गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। यही होता है 4/3। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 3.5। तो ये 3 बार आएगा। बस इसको सॉल्व करना है। देखिए पॉइंट हटेगा यहाँ से भी और यहाँ से। तो यहाँ 10 आएगा बटे में, यहाँ 10 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा। ठीक, अब देखिए 7 से कटेगा आपका 5 बार, 5 से कटेगा आपका 2 बार, 2 से कटेगा आपका 2 बार। अब देखिए 5 से कटेगा 2 बार, 5 से 7 बार, 2 से ये दोबारा 2 खत्म। ठीक, 5 से कटेगा आपका ये 2 बार, 5 से कटेगा ये 7 बार। ठीक है, और 2 से ये वाला 2, तो ये 2 से 22 कितने कटेगा? 11 बार। ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा आपका 7 गुणा 7 और 11, यानी कि 11 गुणा 7 गुणा 7 बटे में कितना बचेगा आपका? 3। ठीक है, तो 7 तो 49, 49 इंटू 11 कितना होता है? तो 9 का 9, 9 4 का 3, हासिल का 1 और 4 1 5 बटे में 3। 3 से भाग करिए, 3 एकम 3, 2 बचे और 21, 2 बचेंगे, 3 27, हाँ 2/3। ठीक है, कितना आएगा? 179 सही 2/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 1857 में विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो 1857 विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो हुई थी आपकी मेरठ से। ठीक है, 10 मई को शुरुआत होनी थी, लेकिन पहले से शुरुआत हो गई। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। और पूछा जाता है कि 1857 विद्रोह का वो क्या था, प्रतीक क्या था? तो वो था कमल और रोटी। कमल और रोटी इसका प्रतीक था, कमल और रोटी। ठीक, 1857 के बारे में पूछा जाता है कि इसके समय वायसराय कौन था? तो कैनिंग। 1857 विद्रोह से वायसराय कौन था? कैनिंग था। और झांसी से इसका नेतृत्व किसने किया था? झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। दिल्ली से किसने किया था? तो दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह जफर। और कानपुर से नाना साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 से विभाजित 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना है? 60 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। कोई 3 संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जो कि लगातार है और 5 से विभाजित है। 5 से विभाजित है और लगातार भी, इसका मतलब सब में 5 5 का गैप होगा। अब इनका जोड़ कितना है? तो इनका जोड़ है 60। इनका जोड़ 60 है, तो यदि हम इसका औसत निकालें तो औसत क्या होगा? इनका बीच वाली संख्या होगी। औसत निकालने के लिए हमें संख्या से भाग देना पड़ेगा। कितनी संख्या है? 1 2 3, 3 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 20। इन तीनों संख्या का औसत कितना आएगा? 20 आएगा। 20 क्या होगा? इनकी बीच वाली संख्या। ठीक है, तो यदि बीच वाली संख्या 20 है तो इससे पहली वाली संख्या कितनी होगी? 5 कम होगी, यानी 15 होगी। इससे अगली वाली संख्या कितनी होगी? 5 ज़्यादा, यानी कि
25 होगी, क्योंकि ये 5 से विभाज्य है और लगातार भी है, तो 5 5 का गैप होगा इनमें। पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 25। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। ठीक है, मतलब क्या इसका? 1/4 मतलब यदि पिता की आयु 4 है तो पुत्र की आयु कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, ये तो मतलब हुआ पिता पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो गया? 4:1। उस लड़के तथा उसके पिता की आयु का योग कितना है? 35 है। जबकि इनकी आयु का योग है कितना? 4 और 1 5 है। अनुपात का योग कितना है? 5, लेकिन एक्चुअल में कितना योग है? तो 35 है। 5 की वैल्यू 35 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 35/5 यानी कि 7 वर्ष। ये वर्ष था। 1 की वैल्यू 7 वर्ष है, तो पूछा क्या है? उसके पिता की 8 वर्षों के बाद आयु कितनी है? पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 7 है, तो 4 की वैल्यू 4 गुणा 7 यानी कि 28 वर्ष। यानी पिता वर्तमान में कितने साल का है? तो 28 साल का। 8 वर्ष के बाद कितने साल का होगा? तो 8 वर्ष जुड़ जाएंगे, तो 28 और 8 36। 36 बस, यानी पिता 8 साल के बाद कितने साल का होगा? तो 36 साल का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, यदि दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर में हो जाए तो दक्षिण पश्चिम दिशा क्या होगी? देखिए, ये होता है आपका, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ये होता है, ये कह रहा है दक्षिण पूर्व की दिशा को उत्तर कहा जाए, यानी ये जो दिशा है दक्षिण पूर्व की, इसको क्या कह रहा है? उत्तर। तो दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या होगी? यानी ये दिशा क्या हो जाएगी फिर? यदि ये उत्तर है तो ये क्या होगा? ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर है तो ये दक्षिण हो जाएगा। तो ये वाला क्या होगा? ये आपका 90 डिग्री पे होगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका? पूरा। क्या हो जाएगा? पूरा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए, ये पूरा होता है पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि ये दक्षिण पूरा बड़ी दिशा है, यानी ये जो दिशा है ये क्या है? ये उत्तर है। ये दिशा क्या है? ये उत्तर है। यानी उत्तर ये था, लेकिन अब उत्तर कितना हो गया? ये, यानी कि ये कितनी डिग्री घूम गया दाईं तरफ? तो ये आपका 90 + 45 यानी कि 135 डिग्री दाईं तरफ घूम गया है ना? अब पूछा क्या है कि दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा ये वाली होती है, तो इसकी ओरिजिनल दिशा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये इसको भी हमें कितना किधर घुमाना पड़ेगा? तो एक सेकेंड, दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर में हो जाए तो दक्षिण पूर्व की दिशा क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। दक्षिण पूर्व की दिशा क्या है? उत्तर है। यानी ये दिशा को, दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर कैसे बनाए? तो 135 डिग्री क्या है? बाईं तरफ घुमाया गया। कितना घुमाया? बाईं तरफ 135 डिग्री घुमाया गया है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा को निकालने के लिए हमें बाईं तरफ 135 डिग्री घुमाना पड़ेगा। 90 + 45, तो कितना हो जाएगा? ये पूर्व दिशा निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी? पूर्व दिशा निकल के आ जाएगी। सही है। ठीक है, यानी ये दिशा कौन सी होगी? तो पूर्व ही होगी। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो आप अंदाजा लगा के कि कितनी डिग्री घुमाया गया है और कितनी डिग्री नहीं घुमाया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वीटो किस देश की राजधानी है? कोलंबिया, पेरू, बोलिविया या फिर इक्वाडोर? तो क्वीटो राजधानी है आपकी इक्वाडोर की। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। ठीक है, पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। कोलंबिया की बोगोटा और की सुक्रे। ठीक है, कोलंबिया क्या है? बोगोटा और बोलिविया की सुक्रे। नेक्स्ट देखिए, ए एक कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे? ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी कर रहा है 10 दिन में। 15 10 का एलसीएम हो गया 30। माने टोटल काम हमारा कितना है? 30 यूनिट है। 15 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में 2 काम कर रहा होगा ये, और 10 दिन में 3 काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में ये 3 काम कर रहा होगा। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 2 3 5 काम कर रहे होंगे। तो दोनों लोग मिलके पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? एक दिन में 5 कर रहे हैं, 30 काम करने में कितना समय लगेगा? 30/5 यानी कि 6 दिन। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कंटेंशन से मिलकर कौन सा इसमें नहीं बन सकता है? तो देखिए, यहाँ पे आपको ए दिखाई दे रहा होगा, जबकि ए इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये आपका क्या है? ये आपका नहीं बनाया जा सकता। इसको देखिए क्वेश्चन को, किसी त्रिभुज के कोण 3x डिग्री, 2x - के 7 डिग्री और 4x - के 11 डिग्री हैं, तो x का मान बताइए। किसी त्रिभुज के कोण है, आपको पता है कि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है ना, तो इन तीनों का योग किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। बस बराबर रख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस के 2x माइनस के 7 प्लस के 4x माइनस के 11। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? ये आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 3x और 2x कितना होता है? 5x और 4x 9x माइनस के 7 और 11 18 बराबर 180। ठीक है, तो 9x बराबर हो जाएगा 180 प्लस के 18 यानी कि 198। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 198 बट्टे में 9 यानी कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 22 डिग्री। किसी कूट भाषा में ग्रेप को इस तरीके से लिखा जाता है, फोर को इस तरीके से, और तो ग्रुप को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए इनकी कोडिंग की गई है। जी का कोड क्या है? 2, आर का 7, ए का 3, पी का 5, ई का 4। कैसे बताएंगे कोडिंग की गई है? तो देखिए यहाँ पे आर है, आर का कोड कितना है? 7। यहाँ पे भी आर का कोड क्या है? 7 ही है। इस तरीके से इनकी डायरेक्ट कोडिंग कर दी गई है। तो ग्रुप का कोड क्या होगा? तो जी का कोड कितना था? 2, आर का कोड कितना था? 7, ओ का कोड कितना है? तो ओ का कोड है आपका 6, और यू का कोड कितना है? 8, और पी का कोड कितना है? पी का कोड आपका 5। 27,685, 27,685 का है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक, यदि एक वर्ग का परिमाप कितना है? 25 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा बराबर 25 दे रखा है, तो भुजा कितनी हो जाएगी? 25 बट्टे 4। ठीक है, भुजा हो जाएगी 25 बट्टे 4। पूछा क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 बट्टे 4 का स्क्वायर, यानी कि 625 बट्टे 16, जो कि आपका पॉइंटों में आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन में कहीं है भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, किसी कुट भाषा में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, क्या कोडिंग बनाई गई है? देखिए डब्ल्यू का नंबर होता है 23 और टी का नंबर होता है 20। 23 से 20 जाने के लिए माइनस के 3 करना पड़ेगा। ए का नंबर होता है 1 और एक्स का नंबर होता है 24। ए का नंबर 1 भी होता है और 27 भी होता है। 27 में से हम 3 घटाएंगे तो मिलेगा 24, यानी कि माइनस के 3 हो रहा है आपका। यहाँ चेक करिए, एल का नंबर होता है 12। 12 से हमें अगले कोड पे जाने के लिए माइनस के 3 करना पड़ेगा, तो 12 में 3 घटाएंगे कितना आएगा? आई, यानी कि 9, 9 का मतलब आई। तो पहला नंबर आएगा आई, जो कि आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1 2 3 4 के अनुपात में 4 संख्या है, उन संख्या का योग कितना है? 16 है। पहली तथा चौथी संख्या का योग कितना होगा? सभी का योग कितना है? 16। अनुपातिक योग कितना है? 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16। पूछा क्या है? पहली और चौथी यानी 1 और 4 का योग, यानी कि 5 की वैल्यू पूछी है। 10 का आधा कितना होता है? 5, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, मई 2024 को बनाए गए वर्ल्ड बी डे के का विषय क्या था? बी मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी दिवस का विषय क्या था? इसका था हाई माइंड फॉर चेंज, यूथ लीडिंग द वे टू पॉलिनेटर्स, ब्लॉसमिंग टुगेदर, यंग एंड द बच ऑन बीस, या फिर कल्टिवेटिंग द फ्यूचर, यूथ इन एक्शन ऑफ पॉलिनेटर, या फिर बी इंगेज विद यू। तो देखिए मधुमक्खी दिवस मनाया कब जाता है? तो मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। इस बार इस दिवस का थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है आपकी बी इंगेज विद यूथ, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित संख्या में पैटर्न में लुप्त संख्या याद कीजिए। यानी आप बताना यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए किस तरीके से बनाए इसमें। देखिए 77 और 11, यदि हम 77 में 11 का भाग देंगे कितना मिलेगा? हमें 7 मिलेगा, और 7 गुणा हम किस में करेंगे? बीच वाली संख्या में, 7 या 21, तो हमें ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम 12 का भाग 108 में देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 12, 108 बट्टे 12 यानी कि 9। 9 का गुणा किस में करेंगे? इसमें,
तो हमें आपको ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। अब देखिए, तो हमें 14 का भाग करना पड़ेगा 112 में। 14 का भाग 112 में करेंगे कितना आएगा? 112/14 कितना होता है? तो 14×7 = 112 कितना होता है? 14×8 = 112। 14 भाग करें कितना आएगा? 7। और 7 का गुणा हम किस में करें? क्या में कितना मिल जाए? सॉरी, 14×8 = 112 होता है। 8 का गुणा हम किस में करेंगे? हम 24 मिल जाए, तो आप कहेंगे 3 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी एटक, इसको क्या बोलते हैं? एटक बोलते हैं। एटक का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दीवान चमनलाल, लाला लाजपत राय, या फिर एनजी रंगा, या फिर स्वामी सैजानंद। तो इसका पहला जो अध्यक्ष था वो कौन था? दीवान चमनलाल। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दंडाधिक वाला क्वेश्चन आ गया आपका, इसको देखिए कैसे करते हैं। देखिए, विश्वविद्यालय ए और विश्वविद्यालय बी, ठीक है, तो विद्यालयों में से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 1000 में। अब क्वेश्चन देखिए, बस 2003, 2005 और 2006 में मिलाकर विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या बताइए। बी वाले का चेक करना है, 2003, 2005 और 2006। 2003 में कितने पास हुए बी में? तो बी वाला कौन सा था? डैश वाला, इस तरीके से ना। बी में 2003 में कितने हुए? 30 हुए। 2005 में कितने हुए? 2005 में आपके 10। 2006 में कितने हुए बी में? तो 40। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 और 40 80, यानी कि 80। और सब किस में दे रखे हैं? 1000 में। इसका घी कितना हो जाएगा? 80,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए बी सी द्वारा सीमेंट का उत्पादन दे रखा है, 3 दे रखे हैं, ए बी सी। ठीक है, लाख टन में इनका उत्पादन दे रखा है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 2016 और 2019 में कंपनी ए का कुल उत्पादन, 2016 और 2019 में कंपनी ए कौन सी है? ब्लैक वाली। 2016 में कितना था? 2016 में था इनका ए का, 2016 में था आपका 40। 2019 में कितना था ए का? 2019 में ए का था 60। ठीक है, यानी कि 100 हो गया। अब बात करें 2017 और 18 में सी का। 2017 में सी कितना था? 2017 में सी यानी कि ये वाला कितना था? 60। और 18 में कितना था? 18 में सी था आपका 60, यानी कि 120। यानी सी का कितना उत्पादन है? 120 है। ए का कितना है? 100 है। पूछा क्या है कि 2016-17 में कंपनी ए का कुल उत्पादन 2016-17-18 में कंपनी सी के कुल उत्पादन का कितना परसेंट था? यानी कि ए वाला, यानी कि 100, 120 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 1/12 आपको पता ही हुआ। 1/12 कितना होता है? 80। ये होता है आपका 896, यानी 8 से ही 1/3 होता है। 8 से ही 1/3। ठीक है, जब इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमें 83.33%, क्योंकि ये आपका 10 यहाँ पे भी तो बच रहा है, इसमें 10 से गुणा होगा तो ये 80 हो जाएगा। ये 10/3 यानी कि 3 और जुड़ जाएगा, कितना जाएगा? 83.33%। ऑप्शन नंबर 2। नहीं तो आप क्या करिए, 1000 में 12 का भाग कर लीजिए, तब भी आपका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, सभी विषयों के कुल योग में सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? कुल योग में सबसे कम किसने प्राप्त किए? देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, डी, ई और सी। तो बी वाला तो हमें चेक करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले ई का चेक करते हैं। ई ने कितने नंबर लिए? तो 74, 70 और 55। तो देखिए, 7 7 14 और 5 12, यानी 14 5 19, यानी 190, यानी कि 199। ठीक है, सी का चेक करें तो ये आपका 48 48 96 96 और 4 100 100 और 63 163। ठीक है, डी का चेक करते हैं। 100 और 40 100 और 60 और 40 100
188। एक का चेक करें, ये हो जाएगा आपका 6×18 है ना, 6×18 और 186। सबसे कम किसका है? सबसे कम है आपका सी वाले का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन है, दो संख्या को लासा 225 तथा उनका महासा 5 है। यदि एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या बताइए। देखिए फॉर्मूला नोट करिए, संख्या का गुणनफल, संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा। ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएम। तो दो संख्या है, एक संख्या दे रखी है आपकी 25, दूसरी को हम मान लेते हैं x। लासा दे रखा है इनका 225, मासा दे रखा है 5। सॉल्व करिए, 25 निम्मा 225, 9 पंजे 45। एक्स बराबर कितना मिल गया आपको? 45, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार अब कब प्रारंभ किए थे? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी? 1951, 1961, 1966 या फिर 1975? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1961 से, ऑप्शन नंबर 2। अर्जुन पुरस्कार संबंध किससे है? तो खेल से संबंध है। ठीक है, खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति अपने मकान जो पूर्व दिशा में है के पिछले दरवाजे से निकलकर 1 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर चला। देखिए मान लीजिए ये मकान है जो किस दिशा में है? जो पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा का मतलब क्या है कि इसका गेट की तरह, इसका गेट है आपका पूर्व दिशा में। ठीक है, इस डायग्राम बनता है, ये पूरा होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण होता है। तो ये पिछले दरवाजे से निकलता है। ठीक है, पिछले दरवाजे से निकलकर 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चल दिया ये, फिर दाईं ओर घुमा, फिर 1 किलोमीटर चला, दाईं घुमा, फिर 1 किलोमीटर चला, अंत में हुआ दाईं ओर घुमा, फिर 1 किलोमीटर चला, दाईं घुमा, फिर 1 किलोमीटर चल दिया। तदनुसार वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो इसका घर से कितनी दूरी पर है? ये 1 किलोमीटर की दूरी पर है। किस दिशा में है? तो ये दिशा कौन सी होगी? ये दिशा हो जाएगी उत्तर वाली। ठीक है, ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर। उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर दूर है, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुद्रा नीति होती है उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो मुद्रास्फीति यानी जो महंगाई है उसको कंट्रोल करना होता है। ऑप्शन देखिए, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। यानी जो विकास होता है आर्थिक विकास, उसको भी प्रोत्साहित करना होता है। और वांछनीय दिशा में सीधा गेट नियंत्रण, ये भी ठीक है। मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये मुद्रिक नीति का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सही है। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन बन गए हैं? संजय मल्होत्रा। पहले कौन थे? पहले थे शक्तिकांत दास, अब कौन है? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के प्रथम ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए ऋषभदेव कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर थे। इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद सबसे क्या है? सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। ठीक है, और ऋग्वेद की ज्ञात क्या बोलते हैं? होत्र। ठीक, नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन है क्यूब रूट 8 बटे में अंडर रूट 16 डिवाइड बाई अंडर रूट 100 अपॉन 49 इंटू क्यूब रूट 125 किसके बराबर होगा। देखिए आपको पता है कि 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। और 49 का वर्गमूल 7 गुणा 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है। इसको सॉल्व करिए, 2 से कटेगा आप पे 2 बार 1/2 भागित 10/7 गुणा 5। ठीक है। अब बोडवांस नियम क्या कहता है, पहले भाग करिए फिर गुणा करिए। भाग करेंगे तो 1/2 का भाग करने का मतलब उल्टा करके गुणा कर दीजिए, यानी 7/10 गुणा 5। अब इस सब में किस में आ गया, गुणा में आ गया। अब बस काट पीट कर दीजिए, 5 से कटेगा 2 बार, ऊपर बचेगा 7 एकम 7 बटे में 2 दूनी 4, 7/4 यानी कि 1 सही 3/4। ऑप्शन नंबर 2। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से क्या जानते हैं। देखिए CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaCO CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। जूना का हो ही गया CaO, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सेमी सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 जून 2024 को घोषित गुललेप्पा हरिकेरी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था। सिद्धलिंग पटाना शेट्टी, बीरना चक्री, या फिर गुललेप्पा हरिकेरी को, या फिर महात्मा गांधी को। कब प्रदान किया था, 3 जून। तो ये प्रदान किया था आपका सिद्धलिंग पटाना शेट्टी को। ठीक है। ये कौन है, ये आपके कवि और नाटककार है, कवि एंड नाटककार। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, या फिर अपवर्तन और परावर्तन। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो बनता है आपका अपवर्तन और परावर्तन दोनों की वजह से बनता है। अपवर्तन और परावर्तन दोनों की वजह से बनता है। ठीक है। ठीक। चलिए देखिए, इंद्रधनुष जो बनता है वो आपका 2 तरीके का होता है, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। प्राथमिक में होता क्या है, प्राथमिक में आपका भार जो होता है वो लाल रंग और बैंगनी रंग होता है, द्वितीयक में ऐसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तिगुना कितना अधिक है, तिगुना 3/5 से 60 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। देखिए मान लीजिए संख्या आपकी x है, क्या है, x है, तो उसका तिगुना जो है वो कितना अधिक है, 3/5x है। 3/5x से कितना अधिक है, तो 60 अधिक है। ठीक है। यानी इसका तिगुना 3/5 इस संख्या के 3/5 से, यानी 3/5x से कितना अधिक है, 60 अधिक है। अब सॉल्व करिए, 5 दिया 15x माइनस के 3x बटे में 5 बराबर 60। 15 में से 3 गया कितना बचेगा, 12। 12x/5 बराबर 60। 12 से कटेगा 5 बार, 5 इंटू 5 25, x बराबर कितना आएगा, 25। यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 25। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, पित्त का स्रोत क्या है। देखिए जो पित्त होता है वो बनता कहाँ पर है, वो बनता है यकृत में। इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। एकत्रित कहाँ होता है, एकत्रित होता है पित्ताशय में। ठीक है। एकत्रित होता है पित्ताशय में, और बनता कहाँ पे है, तो बनता है लीवर में, यानी कि यकृत में। ठीक। नेक्स्ट देखिए, यदि चित्रकार का संबंध चित्र से है, चित्रकार क्या बनाता है, चित्र बनाता है। उसी प्रकार सुनार का संबंध किससे होगा, आभूषण, सोने से, चांदी से, या फिर हीरे से। चित्रकार क्या बनाता है, चित्र बनाता है। सुनार क्या बनाता है, आभूषण बनाता है। ऑप्शन नंबर 1। अरक्तता किसकी कमी से के कारण होती है, अरक्तता। ठीक है। खून की कमी किसकी कमी के कारण होती है, तो खून की कमी होती है आपकी, ऑप्शन नंबर राइबोफ्लेविन, थायमिन, या फिर फॉलिक एसिड, या फिर नियासिन। तो ये होती है आपकी विटामिन B9। इसको क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है आपका, रक्त में खून की कमी, सॉरी शरीर में खून की कमी हो जाती है। क्या होती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है विटामिन B9, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। ठीक है। देखिए फॉलिक एसिड किस में पाया जाता है, सेब में, सॉरी
चलिए, सेब में वैसे सेब में कौन सा एसिड होता है? तो सेब में होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड होता है, ठीक है। मैलिक से थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, फॉलिक। सेब में कौन सा होता है? मैलिक एसिड होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि दो वृत्तों की परिधियां ए अनुपात बी के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो ये परिधियों और क्षेत्रफलों में क्या संबंध होता है? तो परिधियां यदि ए अनुपात बी के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफल जो होंगे वो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होंगे, यानी वर्गों के अनुपात में होगा। ऑप्शन नंबर 2। यदि परिधियां और त्रिज्या दोनों का सेम ही रहता है, ये त्रिज्या भी यदि दो वृत्तों की त्रिज्या यदि ए अनुपात बी के अनुपात में तो उनके क्षेत्रफल ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर के अनुपात में होंगे। परिधियां भी क्या है? परिधियों के भी सेम रहता है। यदि परिधियों का अनुपात ए अनुपात बी है तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होगा, ठीक है। भारत फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गया? तो देखिए, भारत की पहले रैंकिंग थी वो 102 थी, लेकिन वर्तमान में 15 अंक सबकी कितनी पहुंच गई है? 117 पहुंच गई है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1, 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है यहाँ से, कोड भाषा में रीड योर बुक को 927 लिखा जाता है तो बुक के लिए किस संख्या का प्रयोग किया गया? बुक के लिए किस संख्या का प्रयोग किया गया है? इसमें आपके ये आपको दो दे रखे हैं हेल्प के लिए, और फिर आपको क्वेश्चन के आंसर दे रखे नीचे, ठीक है, यानी ऑप्शन दे रखे नीचे। चेक करते हैं पहला। इसी कोड भाषा में बुक ऑन शेल्फ को 738 लिखा है। बुक ऑन शेल्फ पूछा क्या है? हमें बुक का कोड चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रीड योर बुक का कोड है 927। यहाँ पर क्या है? बुक ऑन शेल्फ का कोड क्या है? 738। देखिए इन दोनों में क्या है? बुक यहाँ पे आया है और बुक यहाँ पे आया है, और कुछ कॉमन आया है? ऑन सेल्फ, रीड योर, और कुछ कॉमन नहीं है। दोनों सेंटेंसों में क्या कॉमन है? दोनों सेंटेंस में बुक कॉमन है ना। तो इनके कोड में भी कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इसमें 927 और 738 में क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे 7 कॉमन है, जबकि इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें बुक कॉमन है कि नहीं? तो बुक का कोड कितना बन जाएगा? बुक का कोड बन जाएगा 7, ठीक है। हमें बुक का कोड चाहिए था, बुक का कोड कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा, ठीक है। इसको चेक करें। इसी कोड भाषा में योर बुक सेल, देखिए यहाँ पे योर है, यहाँ पे बुक है, दो चीज यहाँ पे आई, योर और बुक, और इनमें दो चीज कोई कॉमन होगी, 927 और 278, या 2 और 7 यहाँ पे कॉमन है, 2 और 7 यहाँ पे है। तो आप दूसरे वाले से इसका कोड नहीं निकाल सकते हैं, आप सिर्फ पहले वाले का योग प्रयोग करके आप इसका कोड निकाल पा रहे हैं। तो हमें क्या क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं वो देखिए। यदि या तो कथन एक तथा या कथन दो में दिया गया डाटा पर्याप्त, डाटा प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ये तो नहीं होगा, हमारा केवल एक चाहिए हमें, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। यदि केवल कथन एक में दिया गया डाटा प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन दो में दिया गया डाटा प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न दे रखा है, टी वी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है? टी वी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है? टी कौन है? टी डब्ल्यू से बड़ा है। टी किससे बड़ा है? टी डब्ल्यू से बड़ा है, और डब्ल्यू वी की बड़ी बहन है। डब्ल्यू कौन है? डब्ल्यू वी की बड़ी बहन है, तो वी से तो बड़ी होगी। पूछा क्या था? टी वी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन हो गया? टी, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, कथन एक और दो दोनों पर्याप्त है, केवल कथन एक पर्याप्त है, एक और दो दोनों पर्याप्त है, या केवल कथन दो पर्याप्त है? तो कौन सा पर्याप्त है? दोनों ही कथन की हमें आवश्यकता है, ठीक है। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है, आधा भरे होने पर कितना पानी आएगा? जब 1/3 भरा था कितना पानी आ रहा था? 80। 1/3 की वैल्यू 80 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 3 से गुना हो जाएगा, 8 या 24। और 1/2 की वैल्यू कितनी पूछी है आपसे? आधा का मतलब क्या? 1/2। 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 का 1/2, यानी कि 120 लीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीवी गिरी, या फिर बी जत्ती? पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये द्वितीय राष्ट्रपति भी थे, है ना। द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? व्यक्तिगत रूप से द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? वो भी यही थे। राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति कौन बने थे? यही बने थे। राधा कृष्ण का जो जन्मदिन है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 5 सितंबर को किस दिवस में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में। किस रूप में? तो शिक्षक दिवस के रूप में। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय गान सप्तम कब और कहाँ गाया गया था? आपको पता है राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और कब गाया गया था ये? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। सभी सूर्य चंद्रमा है, सभी सूर्य क्या है? चंद्रमा यानी कि मून, और कुछ सूर्य क्या है? ग्रह। कुछ सूर्य क्या है? ग्रह। ग्रह मतलब आपका जी से बना देते हैं ग्रह। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। सभी चंद्रमा सूर्य है, सभी चंद्रमा सूर्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कम से कम कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, कम से कम कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, तो ग्रह है। केवल क्या है? केवल आपका निष्कर्ष तो निकल रहा है। ठीक, इसको देखिए 3.7 3.7 3.7, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 3.7 का क्यू, और ये हो जाएगा आपका 1.3 का क्यू। ठीक है, नीचे का दे रखा है आपका 3.7 का स्क्वायर माइनस के, इन दोनों गुणनफल है, और ये आपका इसका स्क्वायर है। तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए ये, इसको यदि हम इसको एक मान लें, ए मान लें, इसको बी मान लें, तो नीचे क्या दे रखा है? नीचे आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जब हम इसको खोलेंगे तो इसका आगे क्या होगा? इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे? चलो इसको पेज पर समझाता हूँ। देखिए ऊपर तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू है, इसको जब हम आगे खोलेंगे तो ये किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, यानी कि 3.7 इंटू 3.7 प्लस 1.3। ठीक है, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर यानी कि 3.7 का स्क्वायर माइनस के ए बी का मतलब दोनों गुणनफल, जो किसके बराबर होगा? 4.81 के बराबर होगा, प्लस 1.3 का स्क्वायर। ठीक है, और बटे में क्या दे रखा है आपको? यही दे रखा है जो यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर, यानी कि 3.7 का स्क्वायर माइनस के 4.81 और प्लस के 1.3 का स्क्वायर। इस पूरे से क्या हुआ? ये पूरा कट जाएगा, बच्चे कितना? 3.7 प्लस 1.3 यानी कि 5.0, यानी कि 5। ऑप्शन नंबर 2। तो ये जो आपको मैं करके बता रहा हूँ, ये आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यदि आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता है कि ये संख्या क्या है, इससे कट जाएगी, बच्चे कितना? ए प्लस बी बचेगा, यानी कि 3.7 और 1.3 का जोड़, यानी कि 5। पर आपको प्रैक्टिस से ही आएगी ये सब चीजें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है? 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है। जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका और कनाडा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष मनाया जाता है अपने भारत में। अपने भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। लेकिन क्या है, कुछ देशों ने उसको मनाना बंद कर दिया है। तो वो देश कौन सा है आपका? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, यूएसए में अभी यही चालू है। अपने इंडिया में भी एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कब से कब तक मनाता है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक वित्तीय वर्ष मनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी कुत्ते जानवर हैं। सभी कुत्ते क्या हैं? सभी कुत्ते जानवर हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? सभी जानवर स्तनधारी हैं। सभी जानवर कौन है? स्तनधारी है। ठीक है, कोई भी स्तनधारी चिड़ियाघर में नहीं रहता, चिड़ियाघर अलग हो जाएगा, चिड़ियाघर में नहीं रहता। ठीक है, चलिए ये अलग हो जाएगा, बाकी तीनों ये अलग होगा। क्या निष्कर्ष निकलता है इनसे? कुछ कुत्ते चिड़ियाघर में रहते हैं, कुत्ता चिड़ियाघर तो अलग अलग है, ये तो गलत हो जाएगा। कुछ जानवर चिड़ियाघर में रहते हैं, जानवर चिड़ियाघर अलग अलग है, ये भी नहीं होगा। कुछ स्तनधारी चिड़ियाघर में है, कुछ स्तनधारी चिड़ियाघर में है, तो ये भी नहीं है। कोई भी कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं है, कोई भी कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं है, तो ये वाली बात क्या है आपकी? सही है। ठीक है, ईश्वर के निवास स्थान के नाम से किस शहर को जानते हैं? पंजाब, अहमदाबाद, प्रयाग या फिर अमृतसर। तो ईश्वर का निवास स्थान कौन सा है? प्रयागराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सी आकृति भाषा, अंग्रेजी और पेन को दर्शाती है? तो देखिए अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी आपकी इंग्लिश क्या है? भाषा है, और पेन क्या हो जाएगा आपका? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 21 जून या फिर 5 जून या फिर 22 जून को। तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है आपका
21 मार्च को। ऑप्शन नंबर 2। इस बार इसकी थीम क्या रही है? वन व नवीनीकरण। इसकी थीम क्या रही है इस बार? वन व नवीनीकरण, नवीनीकरण। ठीक है। तो 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दिन सुबह श्रुति ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। आपको पता है सूर्य किधर निकलता है? पूर्व की तरफ निकलता है। ये पूर्व होता है, पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो मानी श्रुति यहाँ से चलना शुरू करती है और कहाँ चलती है? सूर्य की ओर, यानी कि पूर्व दिशा की ओर चलती है। कुछ देर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। पहले बाईं ओर मुड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है। फिर कुछ देर चलने के पश्चात फिर दाईं ओर मुड़ी, फिर कहाँ मुड़ी? दाईं ओर। ठीक है। निम्न में कौन सी आकृति श्रुति के द्वारा चले गए मार्ग को दर्शाती है? सूर्य की तरफ चली थी, फिर बाईं ओर मुड़ी थी, फिर बाईं ओर मुड़ी थी, फिर दाईं ओर मुड़ी थी। आपको देखना है ये ऐसी आकृति कहाँ पर है, क्योंकि आपके ऑप्शन नंबर सिर्फ एक में मैच कर रही है ना? ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रही है। धातु की एक चादर उस समचतुर्भुज के आकार की है जिसके विकर्ण 18 मीटर और 20 मीटर है। 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों पर पेंट कराने का खर्चा कितना आएगा? तो देखिए, चादर किसके आकार की है? समचतुर्भुज के आकार की। यानी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए उसका, समचतुर्भुज का क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। और दोनों तरफ पेंट कराना तो क्षेत्रफल डबल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है? विकर्ण। पहला विकर्ण कितना है? 18, दूसरा कितना है? 20। 2 से काट दीजिए 9 बार, 20 निम्न 180, यानी 180 वर्ग मीटर में क्या है? इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया एक तरफ का। लेकिन पूछा क्या है? दोनों तरफ कराना पेंट, और प्रति वर्ग खर्चा कितना है? प्रति वर्ग मीटर 3 रुपये। तो खर्चा कितना जाएगा? 180 तो एक तरफ का हो गया, दोनों तरफ कराना 2 से गुणा कर दीजिए। और प्रति वर्ग मीटर खर्चा कितना है? 3 रुपये, 3 से गुणा कर दीजिए फिर। ठीक है। कितना जाएगा आपका? 18 दूनी 36, 108 10, यानी कि 1080 रुपये। ऑप्शन नंबर 4। भारत में भारत कोकिला किसको बोलते हैं? लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर पीटी उषा। तो मैंने आपको कई बार बताया था कि भारत कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। लता मंगेशकर क्या बोलते हैं? लता मंगेशकर को इंदिरा गांधी क्या बोलते हैं? आयरन लेडी। पीटी उषा क्या बोलते हैं? गोल्डन गर्ल। ठीक है। और लता मंगेशकर को बोलते हैं स्वर कोकिला बोलते हैं लता मंगेशकर को। और भारत कोकिला बोलते हैं सरोजिनी नायडू को। और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी और पीटी उषा को गोल्डन गर्ल। सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिए। जैसे देखिए, सरोजिनी नायडू के बारे में उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। मान लीजिए कोई बार आपका ये वर्ग था, इसकी भुजा कितनी थी? a थी। अभी इसका क्षेत्रफल कितना होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। अभी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। फिर वो कह रहा है कि यदि भुजा को 4 गुना कर दिया जाए, मान लीजिए इसकी भुजा 4 गुनी कर दी जाती है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? पहले a थी तो अब कितनी हो जाएगी? 4a। 4 गुनी कितनी हो जाएगी? 4a हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो 4a का वर्ग यानी कि 16a स्क्वायर। ठीक है। तो दोनों का अनुपात पूछा है, तो 16a स्क्वायर और a स्क्वायर का अनुपात कितना होगा? a स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 16/1 यानी कि 16:1। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, CSIR ने आंतरिक रूप से वित्तीय प्रबंधन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है और इसे अप्रैल 2024 को सफलतापूर्वक तैनात भी किया है? तो CSIR क्या होता है? सेंट्रल साइंटिफिक क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, CSIR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ने कौन सा
सॉफ्टवेयर बनाया, तो इसने सॉफ्टवेयर बनाया आपका लेखा प्रबंधक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए आगे देखिए। एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, यह नोटिस करता है कि वो 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। तो पोस्ट के बीच, दो पोस्ट के बीच में कितनी दूरी है? 60 मीटर की दूरी है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? तो देखिए, कितने टेलीफोन गिन सकता है? 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। तो देखिए, 1 से लेके 31 तक गिनेगा, तो कुल मिला के बीच में दूरी कितनी के बीच बचेगी? तो ये पहला तो खम्मा और अंतिम खम्मा, यानी एक खम्मा आपको क्या होगा, दूरी नापने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए 1, 2 और 3, 3 खम्भे हैं ये, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है, तो पहला खम्मा पड़ेगा उसे, दूसरा खम्मा पड़ेगा और तीसरा खम्मा पड़ेगा। ये दो खम्भों के बीच की दूरी मान लीजिए 60 मीटर है, तो यहाँ पे भी 60 होगा। तो 3 खम्भों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 60 + 60, यानी 3 में से हमें क्या करना पड़ेगा? एक कम करना पड़ेगा, यानी 120 मीटर हो जाएगी। कितने खम्भों के बीच की? 3 खम्भों के बीच की दूरी। लेकिन एक खम्मा क्या करना पड़ा? हमें कम करना पड़ा। तो ऐसे ही हमारा क्या है, 31 खम्भे हैं, तो इसमें से आप क्या करिए, 30 एक कम कर दीजिए, यानी 30। तो दो खम्भों के बीच की दूरी कितनी है? तो कितनी थी? 60 मीटर है। तो 30 खम्भों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 30 गुणा 60, ठीक है, यानी कि 1800 मीटर। ठीक, 1800 मीटर खम्भों के बीच की दूरी होगी। अब कितने समय में पार करता है? 30 सेकंड में पार करता है। तो अब क्या करना पड़ेगा? 4 निकालने, 4 बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। 1800 बट्टे में 60, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपको चाहिए क्या? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए, सॉरी, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लीजिए। तो 30 गुणा 18/5 से गुणा कर दीजिए, 5 से कटेगा 6 बार 18 छक्के 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यदि रेलवे स्टेशन पर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, तो एक थैले को कहीं छुपाने की जगह तलाश रहा है, तो उस स्थिति में आपका पहला कदम क्या होगा? आप वहां से भाग जाएंगे, आप उस व्यक्ति को अनदेखा कर देंगे, आप रेलवे कर्मचारी से संपर्क कर उस व्यक्ति के बारे में बताएंगे, आप उस व्यक्ति से थैला छीन लेंगे। तो देखिए, चारों ऑप्शन के हिसाब से सबसे उचित ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 3। आप रेलवे कर्मचारी से संपर्क करके उस व्यक्ति के बारे में बताएंगे, ठीक है। बाकी जो आगे कार्रवाई होगी वो रेलवे विभाग करेगा, आप उसको सूचना दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का 14 मई 2014 को किस शहर में फील्ड परीक्षण किया गया? लखनऊ, ग्वालियर, आगरा या फिर झांसी। तो 14 मई को फील्ड परीक्षण किया गया वो आगरा में किया गया है, ठीक है। इमरजेंसी लैंडिंग, इमरजेंसी के लिए है ना, अस्पताल का वायुसेना के द्वारा फील्ड परीक्षण किया गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 1 + tan स्क्वायर 2 थीटा। तो आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। थीटा यहाँ पे कितना लिख दिया है इसने? 1 + tan स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ पे भी 2 थीटा आ जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर 2 थीटा बराबर क्या, कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर 2 थीटा, ऑप्शन नंबर 2। 7 जून 2024 को मनाए जाने वाले वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 का विषय क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखिए, 7 जून को कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? फूड सिक्योरिटी, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स, फूड सेफ्टी या फिर प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, 4 व्यक्ति ABCD हैं जिन्हें 4 अलग अलग रंग, हरा, नीला, पीला, लाल, जरूरी नहीं इसी क्रम में पसंद है। वे सभी अलग अलग फल, लीची, आम, अमरूद व सेब खाते हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में, ठीक है। तो देखिए 4 व्यक्ति हैं, देखिए ये 4 व्यक्ति हैं आपके ABCD। यहाँ पे मैंने फल लिखा हुआ है, यहाँ रंग लिखा हुआ है, ठीक है। एक को लाल रंग पसंद है, एक को कौन सा रंग पसंद है? एक को लाल रंग पसंद है, ठीक है, मैं लाल लिख दिया यहाँ पे। तो वह अमरूद नहीं खाता है। एक कौन क्या नहीं खाता है? तो अमरूद नहीं खाता है। अब B सेब खाता है। B क्या खाता है? B खाता है सेब, ठीक है। C को पीला व नीला रंग पसंद नहीं है। C को क्या पसंद नहीं है? पीला व नीला, नीला रंग पसंद नहीं है, ठीक है। C आम और लीची नहीं खाता है। C क्या नहीं खाता है? आम भी नहीं खाता है और लीची भी नहीं खाता है। तो C क्या खाता होगा? देखिए आम भी नहीं खाता, लीची भी नहीं खाता, तो फल कौन सा बचा? तो आपका फल बचा आपका
सेब तो ये हो गया, आम भी नहीं खाता, लीची नहीं खाता, क्या खाता होगा? ये अमरूद खाता होगा, है ना। एक सेकेंड रखो, तो सी का कौन सा हो जाएगा आपका? अमरूद। ठीक है, 4 फल हैं आपके, आम है, लीची है, सेब है। 4 फल में से एक सेब तो इसका हो गया, आम लीची खाता नहीं है, तो इसका मतलब क्या खाता होगा आपका? अमरूद खाता होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, ए लीची नहीं खाता, ए क्या नहीं खाता? ए लीची नहीं खाता, तो ए लीची नहीं खाता तो ये क्या खाता होगा? आम खाता होगा। अब लीची वाला कौन सा हो गया? लीची वाला हो गया ये। पूछा क्या है? डी का पसंदीदा रंग, वो खाने का रंग। डी का रंग पूछा है और खाने वाला फल, तो डी का फल कौन सा? लीची है। ऑप्शन देखिए, लीची किस में आ रहा है आपका? इसी में आ रहा है। अब रंग और क्लियर कर लेते हैं, वैसे तो इसका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर 1 नीला और लीची। इसका रंग क्लियर कर लेते हैं, देखिए रंग और डिसाइड करते हैं। देखिए सी को पीला और नीला रंग पसंद नहीं है, तो 4 रंग है, लाल इसका हो गया, पीला और नीला इसे पसंद नहीं है, तो कौन सा रंग बचा आपका? हरा बचा। इसे कौन सा रंग पसंद होगा? इसे हरा रंग पसंद होगा। अब बचा आपका बी और डी। बी का देखते हैं, बी का क्या बोला है। बी का कुछ, बी को पीला रंग पसंद है। बी को कैसा रंग पसंद है? बी को पीला पसंद है। पीला ये हो जाएगा आपका, बच्चा कौन सा? तो नीला बच्चा आपका। तो डी का कौन सा रंग निकल के आ गया? डी का नीला रंग पसंद आ गया। फल कौन सा आ गया? लीची। नीला और लीची किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में। यदि 18, 16, 22, 13 और x आंकड़ों का माध्य कितना दे रखा है? 16, तो x का मान बताइए। माध्य क्या होता है? एवरेज। एवरेज दे रखा है 16। एवरेज कैसे निकालते हैं? कुल योग बटे में कुल संख्या। योग कर लीजिए, 18 प्लस 16 प्लस के 22 प्लस के 13 प्लस के x बटे में कुल संख्या। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। योग बटे में संख्या बराबर औसत। औसत कितना दे रखा है? तो 16। और सॉल्व कर लीजिए इसको। 18 प्लस 16 34 प्लस 22 46, 13 61, तो 61, सॉरी 18 प्लस 16 34, 34 और 22 कितने होते हैं? 56, 56 13 71, 56 13 69 होते हैं। तो 69 प्लस के x बराबर 16 पंजे 80, और ये जाएगा इधर, तो x बराबर कितना जाएगा? 80 माइनस के 69 यानी कि 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती है तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। निम्न कथन के आधार पर तय कीजिए कि कौन सी पूर्व अवधारणा कथन में, यानी कौन सी पूर्व धारणा कथन में निहित है। समय से बारिश होना खेती के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। सामान्यतः अधिकतर किसान, देखिए यहाँ अधिकतर दे रखा है, तो सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं, ये वाली बात भी क्या है? दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों ही पूर्व अवधारणा में निहित है, पूर्व धारणा में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, यदि 2 संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो दोनों कोणों के अंतर कितना होगा? दोनों कोणों में अंतर पूछा है आपसे, तो आपको पता है दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। 2 संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। 13 और 5 अनुपातिक योग दे रखा है, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 13 और 5 18। 18 की वैल्यू 180 के बराबर। पूछा क्या? अंतर। 13 और 5 का अंतर कितना होता है? 13 और 5 का अंतर होता है 8। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 18 के 18 180 है, यानी इसका 10 गुना है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? इसका 10 गुना यानी कि 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 26। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।